अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, कॉस्ट में वो बच्चे भी काफ़ी तादाद में होंगे जिनका ये कैफ में काफ़ी सारे पेपर्स गुजरने के बाद अटैम्प्ट थी तो उनके रिज़ल्ट आए हुए हैं। कुछ वो भी होंगे जो भी AFC करके आए हैं। अच्छा, जो AFC करके आए हैं उनमें से वो बच्चे जो लॉ का पेपर दे चुके थे और फेल हो गए हैं, उनकी भी तसल्ली के लिए कुछ कह देता हूँ, और जो पहले ही पेपर्स देते आ रहे थे और उनमें से कुछ फेल हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के काम में बेहतरी होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और जो भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो हुआ है कहीं उसमें अपनी बोंगियाँ गलतियाँ तो नहीं थी। अगर एक बंदा खुद ही जाकर ट्रक के नीचे लेट जाए और ट्रक पर चल भी जाए ऊपर से और वो मर जाए तो उसके मरने के बाद एक आ जाए जी अल्लाह की मर्ज़ी थी, तो अल्लाह की मर्ज़ी हाँ उसकी मौत में तो थी, लेकिन वो खुद जाके खुदकुशी कर रहा है, उसको थोड़ी पता था अल्लाह की मर्ज़ी मेरी मौत आने वाली है। तो उसके इस है अच्छा, वो मैं अवॉइड करूंगा, आप जज्बाती कर देंगे ना फिर मैं इस पर ही बोलना शुरू कर दूंगा। तो तकदीर मैंने एक ऐलान ये भी करना है कि इस हफ्ते से एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हैं। जी, कॉस्ट की भी FR 1 की भी करते हैं बात, अभी एक्स्ट्रा क्लास पे भी करते हैं। कॉस्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये 2 ईदों वाला सेशन है और इस पर टाइम कम होता है ना, तो तकरीबन कोई 95-100 के करीब लेक्चर्स चाहिए होते हैं, तो उतने लेक्चर्स नहीं होते हैं। नहीं अवेलेबल है, सेशन में नहीं अवेलेबल, आप गिन के देख लें, इतने नहीं अवेलेबल है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और ये जो AFC पास बच्चे आए होते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों को ज़्यादा फैला के चलना पड़ता है। इन्वेंट्री में मेरा ख्याल में मैंने को 10-11 लेक्चर 12 लेक्चर लगाए हैं, तो इसी वजह से लगाए हैं कि बिल्कुल रॉ फॉर्म में बच्चे आए, रॉ मटेरियल बिल्कुल आए, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्या बता रहा था मैं? हाँ जी, तो अल्लाह ताला की बेहतरी ज़रूर होती है हर काम के अंदर, लेकिन हमने ये जज करना होता है कि हमने जो हरकतें की हैं वो क्या थी। अगर चलो कोई खुद ट्रक के नीचे लेट रहा है जाके, तो उसकी मौत बेशक अल्लाह की तरफ से तय थी, और वो खुद ना भी ट्रक के नीचे जाता, हो सकता है स्लिप होके वैसे ही एक्सीडेंट हो जाता, ये तय था। लेकिन उसकी हरकत क्या है कि वो खुदकुशी कर रहा है, इस पर उसको गुनाह मिलेगा। तो आप लोगों ने जो रिजल्ट आया, अगर अपनी गलतियों की वजह से ये ख़राब रिजल्ट आया तो ये आपकी गलती है कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा, और इसकी सज़ा में आपका फेल होना ही बनता था। तो फेल होने में 2 बातें, अगर आपकी अपनी बोंगियाँ गलतियाँ हैं और आपको पता है कि आपने अच्छी मेहनत नहीं की थी, फिर फेल हो गए, होना ही था फेल। कुछ बच्चे वो होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते, जिनमें सलाहियत भी होती पास होने की, उन्होंने एफर्ट भी की होती, ये ज़्यादा नहीं होते जो मैं अगली बात बता रहा हूँ, ये कुछ होते हैं, मेहनत भी बहुत की होती है और वो वाकई पास होने वाले होते हैं। हाँ, उनके लिए अगर अब भी फेलियर आया है तो यकीनन इसमें अल्लाह की बेहतरी होती है, यकीनन। मायूस मत होना, क्योंकि मुझे बच्चे कुछ डिस्कस कर भी चुके, बहुत दफ़ा ये मसला आया भी कि कुछ बच्चे जो है ना वो शिकायत मोड में चले जाते हैं, अल्लाह ताला से शिकायत शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, फलाना पास हो गया, उसको तो मैंने खुद पढ़ाया था, वो क्यों पास हो गया, मैं क्यों पास नहीं हुआ। तो शिकायत मोड में नहीं जाना। मैं आपको 2 मिसालें बताता हूँ ये समझाने के लिए कि अगर पूरी कोशिश के बावजूद भी पास नहीं हुए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनमें एबिलिटी भी थी और उनकी वाकई मेहनत पास होने वाली थी, फिर किसी वजह से नहीं हो सके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने जब पास किया था ये कैफ, मेरे दौर में वो सी एंटर कहलाता था, तो ऑटम 2001 की बात है, यानी ऑटम 2001 अटेम्प्ट में मैंने सी एंटर किया था, और मैं फर्स्ट अटेम्प्टर था, बल्कि कॉलेज का टॉपर था, ये जो टर्म टेस्ट वगैरह होते हैं। लेकिन मेरे सेशन के अंदर, अच्छा पाकिस्तान में इस वक्त आपके इल्म के मुताबिक टॉप CFM कौन सी है? हाँ, उस वक्त भी वही थी। तो उस दौर में उन्होंने हायरिंग ही नहीं की। मैं फर्स्ट अटेम्प्टर हूँ, कॉलेज का टॉपर हूँ, मेरा जाना बनता, उस दौर में खैर सर्टिफिकेट होते नहीं थे, होते तो मेरे होते, मेरा तो बनता ही था सिलेक्शन होना, लेकिन उन्होंने हायरिंग ही नहीं की उस सेशन के अंदर, मेरा नहीं हुआ क्योंकि हायरिंग नहीं की। मेरे कुछ और दोस्त थे जो पढ़ने वाले थे, काबिल थे, और वो उस अटेम्प्ट में फेल हो गए, यानी एक ही पेपर उनका रह गया।
अच्छा, उस वक्त उनका जो पेपर रहा होगा, उनमें से एक की मिसाल ले लेते हैं। मेरा एक दोस्त था, रह गया। अब उसका जब पेपर रह गया तो उस वक्त उसको यही लगा होगा कि उसका साथ बहुत बुरा हो गया और उसने तो बड़ी मेहनत की थी। बहरहाल फेल हो गए। अगली अटैम्प्ट स्प्रिंग 2002, उसमें वो पास हो गए। अच्छा, अब चूंकि वो जो PwC है उन्होंने ऑटम 2001 में हायरिंग ही नहीं की थी, तो स्प्रिंग 2002 में उनको ज़्यादा की ज़रूरत थी, उन्होंने ज़्यादा लोग रखे। और जो स्प्रिंग 2002 में लोग पास हुए उनमें से बहुत सारे फर्गूसन में रखे गए। तो वो जो मेरा दोस्त ऑटम 1 में फेल हुआ था और उसको उस वक्त लगा होगा कि उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी दुआएं, उसके वालिदैन की दुआएं, और उसके लिए शायद वहीं जाना बेहतर था, तो वो इसलिए ऑटम 1 में शायद इसलिए पास ना हुआ कि अगर वो पास हो जाता और उसकी इंडक्शन ना होती शायद वो ज़्यादा उदास होता, शायद वो ज़्यादा दुख में चला जाता। उसको उस वक्त का एक फेलियर इंतजार में ले गया और अब स्प्रिंग में जब वो पास हुआ तो हो गया इंडक्ट। तो इसलिए हमें उस वक्त लग रहा होता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर प्लान किया होता। एक और मिसाल बताता हूँ। जवानी मेरी जो है ना स्पोर्ट्स में और एक्सरसाइज में गुजरी है। मैं ये ताइक्वांडो एक प्लेयर होता है, ताइक्वांडो एक गेम होती है, ताइक्वांडो ये कराटे नस्ल की एक गेम है। उसमें एक चैंपियनशिप थी पंजाब की, उसमें मैं ना फाइनल हारा, यानी सिल्वर मेडल आया। अच्छा, अब हुआ ये कि जब लाहौर की ट्रायल्स हो रहे थे तो मैं उन ट्रायल्स में हार गया, यानी मैं लाहौर की टीम में सेलेक्ट नहीं हो सका। और 2 लड़के सेलेक्ट हुए, मैं उनमें से नहीं था, मैं अपने वेट में नहीं सेलेक्ट हो सका। मैं बहुत शिकायती मूड में चला गया अल्लाह से कि मेरे नहीं सिलेक्शन हुई। और अगले दिन मैं जब सुबह उठा तो मेरी टांगें तकरीबन जैम थी, मेरे घुटने नहीं हिल रहे थे, तो पछतावा भी हुआ मैंने क्या की शिकायत अल्लाह से। बहरहाल 1-2 दिन बाद चलने के काबिल हुआ, वापस एक्सरसाइज के काबिल हुआ। फिर वो टूर्नामेंट आया, मेरे उस्ताद ने कहा कि भाई तुम्हें ना लड़ाऊंगा मैं पंजाब, कोई मसला नहीं, मुल्तान की टीम की एक जगह खाली है, मैं तुम्हें वहाँ से लड़ा देता हूँ। यानी मैं मुल्तान की तरफ से पंजाब चैंपियनशिप में एंटर हो गया। और पता नहीं शायद सबको समझ आए बात के ना आए। वो जो लाहौर से मैं जिस लड़के से फाइनल हारा ना, यानी सिल्वर मेडल था, तो मैं फाइनल पिंडी के लड़के से हारा। वो मैं जिस लड़के से फाइनल हारा उसकी पहले ही राउंड में फाइट लाहौर के लड़के से हुई। नहीं समझ बात? मैंने उससे हारना था क्योंकि लड़का बेस्ट था अपने वेट का, लेकिन मेरा उसका टाकरा ही कब हुआ आके फाइनल में आके। अगर मैं लाहौर से सिलेक्ट हो जाता तो मैं पहले राउंड में मार खा के बाहर हो जाता। तो मैं वहां पर नहीं सिलेक्ट हुआ लाहौर में, लेकिन एक और रास्ते से एक्चुअली उसके सामना अवॉइड हुआ मेरा। मुझे उससे बहुत शिकायत थी, लेकिन जब सिल्वर मेडल आया तो खुशी हुई कि अच्छा वाकई मेरे साथ अच्छा हुआ, मैं लाहौर से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं जो हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह बेस्ट प्लानर है। हमारा काम होता है अपनी तरफ से कोशिश पूरी करना, और अगर मतलूबा रिजल्ट ना मिले तो उसके असबाब पे गौर करना कि हम कहां कहां लैग कर रहे थे, उसके मुताबिक अगली दफा परफॉर्म कर लेना। रिजल्ट हाँ अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन वो बच्चे जो फेल हुए इसलिए हैं कि उन्होंने पढ़ाई कोई नहीं है, तो फिर वो अपनी उस हरकत की वजह से फेल हुए हैं। वो अगर ये अपने घर वालों को भी कहेंगे और खुद भी तसल्ली करेंगे कि नहीं जी अल्लाह की मर्जी थी, नहीं, अल्लाह की मर्जी इसलिए थी क्योंकि यू डिजर्व टू बी फेल्ड, इसलिए आप फेल हुए। तो आप अपनी मेहनत में जो कमी थी अब वो पूरी करें, मायूस मत हो। बस ये सारी बात बताने का मकसद यह था कि मायूस मत हो। अगर आपने मेहनत की थी, नहीं पास हो सके, यकीनन अल्टीमेटली आपके लिए बेहतर ही होगा। हो सकता है कि आप अभी ये जो फेल होने के गुस्से में हैं इसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें और अगली 1-2 अटेम्प्ट्स के अंदर कैफ पूरा कर लें। हो सकता है पास हो जाते, सुस्त हो जाते कि मैंने तो देखो 15 दिन पढ़े तो मैं पास हो गया, इसका मतलब आइंदा भी ऐसे ही हो सकता है। फिर सुस्ती हो जाती, फिर आखिरी पेपर अटकता तो ज्यादा तकलीफ होती। यानी अगर ये सुस्ती आपके कैफ के आखिरी पेपर में क्वालिफाइंग अटेम्प्ट को 1-6 महीने आगे फेंक देती, फिर शायद ज्यादा तकलीफ होती। अभी शायद तकलीफ कम हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने उस बड़ी तकलीफ से क्या पता बचा लिया। तो इसलिए आपका काम है कि आप जो जो स्टेप्स लिए थे उनको कंसिडर करें, देखें कहां पर आपने लैग किया था, कहां आप में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, अब इंप्रूव कर लें। मायूस मत हो, शिकायतें अल्लाह से ना करें। शिकायतों में जाएंगे ना वो नुकसान आपको ही पहुंचाएगा। तो एक तो ये बात कहनी थी कि आप मायूस मत हो और अपनी एफर्ट्स को और बढ़ाएं। दूसरी बात, जज्बाती फैसला नहीं करना, सोच समझ के करना है। जज्बाती फैसला ये होता है कि अभी अभी चूंकि फेल हुए हैं तो कुछ जज्बाती बच्चे कहते हैं अब तो हम 5 ही करेंगे, तो पहले 2 हुए नहीं अब 5 कर लेंगे। तो इसलिए जज्बाती हरकत मत करिएगा। ये ना हो कि अटेम्प्ट बचाते बचाते 2 और लग जाएं। तो आप होश के साथ, एक होती है विलिंगनेस और एक होती है एबिलिटी। आप सिर्फ विलिंगनेस को देख के फैसला कर लेते हैं बात बकवात बच्चे कि नहीं मैं कर लूंगा, भाई नहीं होगा, आखिरी महीने में जाके नहीं होता बैलेंस आपसे। तो इसलिए आप विलिंगनेस भी देखिए और एबिलिटी भी देखिए, अपनी हैसियत अपनी औकात देखें कि क्या आप आखिरी महीने में सब कवर कर सकेंगे। क्योंकि अगर आखिरी महीना अच्छा ना गुजरे, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। आखिरी महीना जिनका अच्छा नहीं गुजरा उनका पेपर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन पे इतना प्रेशर बन जाता है कि बीमार हो जाते हैं पेपरों के अंदर, क्योंकि आखिरी महीना अच्छा नहीं गुजरा होता। तो जो भी फैसला करें बेटा, उस आखिरी महीने को भी सामने रख के करिए। और अगर किसी के 5 रहते हैं
तो वो ये हरकत ना करे कि 4 दे दे इस दफा, भाई क्या जरूरत है, जब एक अटेम्प्ट लगने जा ही रही है तो बस 3 कर लें। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के चलिए और किसी सियाने से मशवरा कर लीजिए। और सियाना वो नहीं होता जो पिछली 5 दफा से फेल हो रहा है कि वो एक्सपीरियंस हो गया हुआ है तो आप उससे मशवरा करें, वो नहीं है सियाना। आप अपने किसी सीनियर, कोई हो सकता है बड़े बहन भाइयों में हो, कोई कजन्स में हो, कोई दोस्तों यारों में हो, बेस्ट तो ये होता है कि टीचर्स से मशवरा करें। बहन भाइयों से इसलिए भी मशवरा नुकसानदेह हो जाता है कि नहीं, जलन नहीं, वो उनके पास कर चुके होते हैं तो उनको लगता है मसला ही कोई नहीं है, उनको लगता है मसला ही कोई नहीं है, और वो आपको इतना ज्यादा डीमोटिवेट कर देंगे, आपको लगेगा कि शायद आप ही निकम्मे हैं। वो कहेंगे तो मसला ही कोई नहीं है, तू 4 उठा, 5 उठा ले, तू कर लेगा। तो इसलिए बहन भाई भी जो है ना वो बाज़ औक़ात नुकसानदेह हैं मशवरा करने के। तो बेहतर है कि आप टीचर से मशवरा करें, और कोई क्लास फेलोज तो खैर क्या, कोई हॉस्टल फेलोज हों या वैसे अगर कोई हैं हल्का अहबाब में तो ज़रूर मशवरा करें, लेकिन मशवरा करके डिसीजन जल्दी ले लीजिएगा। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना ज़्यादा आप इस डिसीजन को ड्रैग करेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी। तो जितने पेपर करने हैं, जो पेपर करने हैं, कुछ जनरल मशवरे दे देता हूँ। जनरल मशवरा ये है कि अगर आपके जो अभी वाले चल रहे थे, अभी जो आपने चलाए हुए थे, अगर वो अच्छे चल रहे हैं तो बेशक आप उन्हीं को कंटिन्यू कर लें। यानी जो पुराने वापस आए ना, अगर आप उनको ना उठाना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये भी एक तरीका है कि आपके अगर जैसे अगर लॉ फेल हो गया या और क्या है, टैक्स फेल हो गया, और अभी आप इस वक्त कॉस्ट और लेट्स से FAR2 और MFA कर रहे थे और अच्छे चल रहे थे, तो आप इन्हीं को चलाते रहिए, पुराने वालों को जाने दें, अगली दफ़ा देखेंगे। ये भी एक रीजनेबल स्ट्रेटजी है। अगर आप एग्जिस्टिंग पे अच्छे चल रहे हैं तो बेशक एग्जिस्टिंग को चलाएं, मोमेंटम बना हुआ है। या फिर अगर आप समझते हैं कि नहीं, पुराने वालों में से कोई एक आधा तो उठाना चाहिए ना, तो फिर आप एग्जिस्टिंग वालों में से वो छोड़ें जिसका बाकियों के साथ कॉम्बिनेशन, या सीरियस मशवरा बात करो ना, बाकियों के साथ कॉम्बिनेशन बनता हो। जैसे अगर आपने बाकी पेपर जो रहते हैं आगे उनमें कोई MFA है तो फिर कॉस्ट ना छोड़ें, क्योंकि कॉस्ट के बगैर MFA बहुत मुश्किल हो जाएगी। कॉस्ट पढ़ें, कॉस्ट ड्रॉप ना करें। इसी तरह से अगर किसी का FAR2 अभी चल रहा था साथ और FAR1 रह गया है तो उसके लिए भी जनरल मशवरा ये है कि FAR1 और FAR2 दोनों साथ चला ले, क्योंकि FAR1 FAR2 दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, दोनों सपोर्ट करेंगे। FAR2 में बाज़ औक़ात पुरानी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं तो आपने अभी पढ़ ली होंगी, तो FAR1 और FAR2 दोनों साथ चला लें। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो कॉस्ट पढ़ रहा है, अभी मेरे सामने बैठे तो कॉस्ट वाले लोग हैं, FAR2 भी पढ़ रहा है और FAR1 भी आ गया, अब ये 3 न्यूमेरिकल बहुत हैवी हो जाएंगे, फिर आप यकीनन कोई छोड़ दें और उसमें फिर FAR2 छोड़ दें कि FAR1 कंटिन्यू कर लें और कॉस्ट चला लें, कॉस्ट कर लें, क्योंकि आगे MFA में हेल्प होगी। और अगर कोई कहे नहीं जी FAR2 छोड़ना, तो फिर बेशक FAR1 छोड़ दें, वो अगली दफ़ा कर लेना। लेकिन FAR1 FAR2 कॉस्ट, ये तीनों एक साथ करना बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। वैसे भी गर्मियों का सेशन है, अभी दूसरी ईद भी आनी है, उस दूसरी ईद की छुट्टियां तो अलग हैं, लेकिन जो आप लोगों ने खा के तुन के अपना हल कर लेना है, उसके बाद नॉर्मल होने में 3-4 दिन और लगते हैं रिकवरी के लिए। तो क्योंकि बल्कि अब तो खैर पुराना हो गया मजाक, नहीं, वो एक वक्त था जब लाहौर के अंदर ये मशहूर था कि खोते खा रहे हैं सारे यहाँ पर, तो वो ईद पे जब खालिस बकरा खाते थे उसमें भी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो आप उसकी बाद रिकवरी में भी टाइम लगाएंगे ईद के बाद भी, और उस ईद के तो दिन भी ऑफिशियली 3 दिन होते हैं। ये जो ईद है ना, ये जो अभी गुजरी है, ये ऑफिशियली 1 दिन होता है, यानी इस्लामी त्यौहार के हिसाब से ये 1 दिन है। लेकिन जो ईद उल अज़हा है ये 3 दिनों का त्यौहार है, और यानी बाकायदा ये 3 दिन की खुशी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा आपका, उसकी रिकवरी में भी टाइम लगेगा। इस चीज़ को सामने रखते हुए फैसला करिएगा। ये मैंने कुछ जनरल सी टिप्स बताई थी, आपने खुद अपने एतबार से किसी समझदार से मशवरा करके फैसला करना है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें, बेटा घर में झूठ नहीं बोलना। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने घरों में कह दिया होता है कि पास हैं, उस वक्त वो एक मुश्किल टाल लेते हैं, लेकिन ये झूठ बाद में इतनी बड़ी मुश्किल बन जाता है कि फिर संभलता नहीं है। मैं एक मिसाल बता देता हूँ, पिछली क्लास में मुझे वाकया याद आ गया था, बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल 8-10 साल पुरानी बात होगी। मेरी एक स्टूडेंट थी और उससे ये पेपर नहीं पास हो रहे थे, तो उसने घर में कह दिया पास है, छोड़ छाड़ के घर चली गई। यानी उसने कहा कि मैं पास हूँ, KF पास है। हाँ, अब वो 12 CA छोड़ दिया, फिर शादी हो गई। अच्छा, अब जहाँ शादी हुई उन लोगों का कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से लिंक था। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने पास किया ही है तो चलो आर्टिकल ही कर लो, तो लाओ CV हम तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाएं। तो अब उस CV में फिर आगे उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसके साथ बताया नहीं उसने, लेकिन ये बात अभी तो आप हंस रहे हैं, लेकिन ये मसला इतना शदीद मसला है। अगर
अगर किसी की फैमिली में ये मामला रहा है, यानी उसने कोई ऑब्जर्व किया है, कोई बहन अगर ब्याही हुई है और इस तरह के मसाइल ससुराल में क्रिएट हो जाना, ये बहुत बड़ा मसला होता है। अब एक बज़ाहिर क्या लग रहा है कि पेपर्स का झूठ बोला हुआ था, लेकिन आप इसको पता नहीं, इमेजिन भी नहीं शायद कर सकते कि एक शादी के बाद एक लड़की के बारे में पता चले कि झूठ बोला हुआ था पेपर से रिलेटेड, तो फिर सोचते हैं अच्छा फिर पता नहीं और क्या क्या झूठ बोले होंगे, फिर ये मसाइल बढ़ते हैं। ये बहुत बड़े मसले होते हैं, आप अभी हंस लें, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मसला हो जाता है कि आप इसको भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो एक मिसाल है, और कई मिसालें इस तरह की हैं कि वालिदैन से बोला होता है झूठ, और फिर उसके बाद वो ऐसे मौके पे आके झूठ एक्सपोज होता है कि फिर वहां ज्यादा बड़ी तबाही होती है। हर बैच में कोई ना कोई मसला आ रहा होता है, झूठ की शक्लें बदली होती हैं। किसी के वालिद बाहर होते हैं, उनसे झूठ बोला होता है कि कोई इसलिए वालिदैन से झूठ बोल रहा होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बताएंगे तो दुखी हो जाएंगे, दिल कमजोर है, परेशान हो जाएंगे, इसलिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये जो अभी के आप झूठ बोल के मसाइल अवॉइड कर लेते हैं ना, ये ज्यादा बड़े मसले बन जाएंगे जब आपसे आगे फिर पेपर पास नहीं होगा, या आप वो पेपर जो पहले ही पास करा चुके हैं अगली बार पास कर गए तो फिर कुछ हुई नहीं, खुशी कोई नहीं बताने वाली, शेयर करने वाली बात ही कोई नहीं होगी। तो इसलिए झूठ मत बोलिए। अगर आपने पिछले एक हफ्ते में झूठ बोल लिया है, जाके माफी मांग ले, माफी मांगने फेस करें इस बात को, है जी। तो ये झूठ बोल के जब चलेंगे ना तो फिर झूठ में बरकत नहीं होती। जिस काम में झूठ बोला होता है उसमें फिर बरकत नहीं होती है शामिल। तो इसलिए जिन्होंने झूठ बोले में बेटा ना, उसको फेस करें, माफी मांगे वालिदैन से जाके और उनको सच बता के आगे बढ़े। आप जिन्होंने ऐसे झूठ बोला हुआ है, आप यकीन करें कि अगर आप ये सच बोल के आगे चलेंगे ना, आप हल्का महसूस करेंगे, आपको बल्कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने झूठ बोले हुए हैं वो बेटे सच बताएं और फिर उस हालात को फेस करें। एक बार उन हालात से निकल आएंगे ना, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वरना झूठ फिर अकेला झूठ नहीं होता, फिर पूरी एक लड़ी चल पड़ती है, फिर आगे वो झूठ 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 चलना शुरू हो जाता है जी। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखें, ये तो आइसोलेशन में तो ये बात ठीक है कि 2 न्यूमेरिकल हो, 1 थ्योरेटिकल हो, लेकिन अगर किसी के रहते ही सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, किसी के रहते ही सिर्फ न्यूमेरिकल हैं, फिर तो ये चीज़ नहीं देखी जा सकती ना। तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट्स कितने रहते हैं और जो रहते हैं वो कौन से हैं। जैसे अगर किसी का भी FAR2 भी है, ऑडिट भी है, और वो ये सिर्फ इस वजह से कि न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन बना ले, FAR2 को अगली टाइम में फेंक दे, ऑडिट अभी कर ले, तो मैं पर्सनली तो इसको अच्छा नहीं समझता कि ऑडिट वगैरह FAR2 क्या पढ़ें। बाकी ऑडिट के टीचर से पूछें कि वो क्या कहते हैं। मेरी असेसमेंट में तो ऑडिट FAR2 के बगैर मुश्किल काम है, तो इसलिए उसमें फिर ऑडिट करना, FAR2 छोड़ना ये अच्छा फैसला नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं कॉस्ट छोड़ देता हूँ, MFA कर लेता हूँ, वो भी अच्छा फैसला नहीं होगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो वो फिर आप स्पेसिफिक कोई मशवरा करना चाहें तो इस क्लास के बाद चल के पूछ ले, रस्ते में गाड़ी से जाते जाते पूछ ले जो पूछना। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप जिससे मशवरा कर रहे हैं, अच्छा आप जिससे मशवरा करें ना, अगर तो टीचर से मशवरा कर रहे हैं तो टीचर्स का मशवरा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे होते हैं। क्योंकि जो अभी आपको जोश चढ़ा हुआ है ना, वो और भी बहुत सारे लोगों को चढ़ा था, फिर वो उतरते भी देखा होता है टीचर्स ने। तो इसलिए टीचर्स का मशवरा ज़्यादा रिलायबल होता है। फिर भी अगर आप किसी दोस्त से मशवरा करना चाहें, किसी और क्लास वाले से करना चाहें, तो फिर ये भी देख लेना कि आप में उसमें फ़र्क क्या है। अगर वो बहुत काबिल आदमी है और उसके फैमिली में भी वो मसाइल नहीं है जो आपकी फैमिली में है, उसको रहने में वो जगह का मसला नहीं है जो आपको मसला है, तो फिर आपका उसका केस सिमिलर नहीं है, फिर उसका मशवरा पता नहीं आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो इसलिए जिससे मशवरा मांगे उसके मशवरे को ये भी असेस कर लें कि क्या वो आप पे एप्लीकेबल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अकल से फैसला करिए। और आपका चलें जो भी ख्याल हो, मैं अपनी तरफ से तो नसीहत कर ही देता हूँ, मशवरा और इस्तिखारा अल्लाह के नबी की ये बहुत आदत थी, और इसमें अल्लाह की तरफ से खैर ही होती है। मशवरे में और इस्तिखारे में अल्लाह की तरफ से खैर हो जाती है शामिल। और इस्तिखारा खैर पता नहीं अपने अपने लोगों ने तरीके बनाए हुए हैं। बहरहाल जो सुन्नत तरीका इस्तिखारे का है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बाकी कोई मुझे ये नहीं कहूँगा कि बाकी सब ड्रामे बनाए होते हैं, लेकिन मैं आपको सुन्नत तरीका बता देता हूँ। बाकायदा एक दुआ है और वो मिल जाएगी, दुआ बहुत कॉमन है, इस्तिखारे की दुआ है। उसका मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह की तारीफ़ें पहले कि अल्लाह आप जानते हैं मैं नहीं जानता, आप ताकत रखते हैं मैं नहीं ताकत रखता, मुझे कुछ नहीं पता। आपके इल्म में ये जो मैं इस वक्त स्टेप लेने का सोच रहा हूँ, अगर ये मेरे दीन, मुआश और आकिबत इसके लिए बेहतरीन है तो उसको मेरे हक में कर दें, बरकत डाल दें, मेरा दिल मुतमईन कर दें। और अगर ये नहीं है तो फिर मुझे इससे दूर कर दें, उसको मुझसे दूर कर दें, और इसके बदले जो है वो मेरे लिए आसान कर दें। और इसके लिए 2 नफल पढ़िए, आप पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। अरबी वाली भी पढ़ के करें, लेकिन अंदर दिल में इसका तर्जुमा भी रखें, क्योंकि मांगना होता है ना, पढ़ना नहीं होता, मांगना होता है। और ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी रात ख्वाब में कुछ आ जाएगा। इसमें अल्लाह ताला हालात बदल देते हैं आपके लिए। जैसे अगर आप किसी 2 राह पे खड़े हैं और आप इस्तिखारा करते हैं,
तो फिर अल्लाह ताला उसमें आसानी ये करते हैं, बरकतें डालते हैं कि जो राह आपके लिए बेहतर होती है उसके लिए आसानी आनी शुरू हो जाती है, आपके दिल के अंदर उसके लिए इत्मीनान आना शुरू हो जाता है। और जो दूसरी राह आपके लिए ठीक नहीं होती है उसके अगेंस्ट फिर आपके दिल के अंदर बातें आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अल्लाह की हेल्प आती है। तो इस्तिखारा भी किया करें। और ये सिर्फ शादियों के मामले में नहीं करना होता, हमारे यहाँ ना इस्तिखारा सिर्फ रिश्ते के लिए होता है, और भी पता नहीं किससे इस्तिखारा निकलाया जाता है, फलाने से फलाने का क्या ताल्लुक है। तो इसलिए इसको अभी से मामूल बनाए मशवरा और इस्तिखारा, इसको शुरू से ना ज़िंदगी की आदत बना लें। इसमें अल्लाह की तरफ से खैर होती है। तो अभी भी इस डिसीजन में जो आपने पेपर का डिसीजन करना है, इसमें आप इस्तिखारे की आदत बनाइए। आपको वो इस्तिखारे की दुआ भी मिल जाएगी, सर्च कर लीजिए और 2 नफल पढ़िए और दुआ करिए। अरबी वाली भी पढ़ लीजिए, लेकिन दिल में वो जो मतलब है ना उसका, वो फीलिंग रखिए और कंटिन्यूसली करते रहिए, हर रोज़ करते रहिए, दिन में 10 दफ़ा करते रहिए, लेकिन इसमें खैर होगी। जी, इंटरव्यू देखें, अटेम्प्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। मैंने गोल्ड मेडल लेने वालों, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वालों को रिजेक्ट होते देखा है, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के पोजीशन ले लेते हैं लेकिन वो होते ही नहीं किसी काम पे, तो उनको बड़ी बड़ी फर्म से रिजेक्ट होते देखा। तो इसलिए अटेम्प्ट्स का इतना इम्पैक्ट होता है बस कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद तो इंटरव्यू, टेस्ट है। इंटरव्यू टेस्ट भी खैर गुजारा मुजारा ही है, मेनली इंटरव्यू होता है। क्या जी? नहीं, जीटी से, ग्रांड टोरंटो जीटी है जी। देखें, सिफारिश इसका इखलाकी जवाज़ ही है, इखलाकी जवाज़ है। बाकी शरन तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है फॉर्म्स की, क्योंकि आप देखिए ना, ये जो इस कॉलेज में आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, इस क्लास में अगर 120 लोगों की जगह है तो चलो सिर्फ समझाने के लिए कह देता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं पाकिस्तान का बेस्ट टीचर हूँ और जो क्लासेस में स्टूडेंट्स आके बैठ रहे हैं, कई होंगे जिनको एडमिशन नहीं मिला होगा। अब जिनको एडमिशन नहीं मिला, क्या वो ये कहें कि जी ये तो सिफारिशियों का एडमिशन मिल गया है, हमारा हक हमें नहीं मिला? नहीं, क्योंकि कभी राइज ने अनाउंस नहीं किया था कि एक मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें इन मार्क्स के ऊपर फैसला होगा। नहीं, अनाउंस ही नहीं था, प्राइवेट है, जो पहले आ गया उसको मिल गया। इसी तरह से जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एफएससी के हैं, वहाँ मेरिट लिस्ट्स लगती हैं। वहाँ पर अगर कोई सिफारिशी रखा जाएगा तो यकीनन वो इलीगल होगा, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि मेरिट लिस्ट है। प्राइवेट कॉलेज है, जो पहले चला जाएगा उसका एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए जितनी फर्म्स हैं, इन्होंने कभी अनाउंस तो नहीं किया कि हमारी मेरिट लिस्ट लगेगी, कभी किया अनाउंस नहीं। प्राइवेट बिजनेस है, ये चाहे गधों को रख लें, मर्जी इनकी मर्जी है ना, गधों को रख लें, रखते भी होंगे वैसे, गधों को रख लें। अब ये चाहे सारे सिफारिशी रख लें, उनकी मर्जी है। ये तो आप स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि नहीं मैंने फलानी फर्म में ही जाना है, और वो उसी को सोच सोच के कुड़ता रहता है कि मेरे साथ नाइंसाफी होगी, मुझे यहाँ नहीं। भाई उनकी मर्जी नहीं रख रहे, प्राइवेट बिजनेस है। अब वो लोग जो सिफारिश लगवा के फर्म में अपने आप को किसी भी तरह एंटर, देखो बेटे सिफारिश कहाँ नहीं चलती, हर जगह चलती है ना, सिफारिश तो चलती है। और वो सिफारिश इस तरह की होती है कि जैसे हमारा प्रोफेशन है ना, सर्विस इंडस्ट्री है, तो वो एक दूसरे के रेफरेंस से चलता है। यहाँ तक कि अगर आपने अपनी बाइक भी ठीक करानी है ना, तो आप अपने दोस्त से पूछेंगे यार कुछ अच्छा मैकेनिक है तो बताओ, ऐसी है ना, रेफरेंस पे चलता है काम। ये जो लोग स्टूडेंट्स या टीचर्स की तलाश में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, कैसे आ जाते हैं? रेफरेंस ही है ना, किसी दोस्त ने रेफर कर दिया, तो इस सर्विस सेक्टर के अंदर रेफरेंस है। इसी तरह से फर्म्स वाले में भी क्या होता है, जैसे मेरे अगर किसी दोस्त की फर्म है तो मेरा उससे पर्सनल ताल्लुक है, मैं कहूँगा यार मेरे है भाई है जानने वाला है, इसको प्लीज़ किसी तरह पहुँचा दो, कहेगा मैं इंटरव्यू तक पहुँचा दूंगा, ये लग गया रेफरेंस बस। या किसी फर्म का कोई क्लाइंट है और उनका बिजनेस है, तो अगर वो कोई रेफर करेंगे तो वो उनको ऑनर कर रहे होंगे क्योंकि उनसे बिजनेस ले रहे हैं, तो ये तो रेफरेंस की बात चलती ही है, इसी को सिफारिश कहते हैं। बुरा ये इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अनाउंस थोड़ी किया है कि मेरिट लिस्ट है, उन्होंने तो नहीं अनाउंस किया। अगर अनाउंस किया होता और बाकायदा मेरिट के ऊपर इंडक्शन होनी होती, फिर जरूर कहते कि जी वो सिफारिशी आया वो गलत है। जब अनाउंस नहीं किया तो बस वो जिसको मर्जी रखें। हाँ, इखलाकन जो स्टूडेंट है ही 15 अटेम्प्ट्स वाला, तो फिर उसको खुद ही शर्म करके बड़ी फर्म में रेफरेंस लगा के नहीं जाना चाहिए, उसको खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। ये फिर इखलाकी जवाब है बस, और कुछ नहीं है, वो खुद ना जाए फिर। और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो रेफरेंस नहीं लगवाते क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमें अगर डिजर्व करता हूँ तो इंडक्ट हो जाऊंगा, नहीं करता हूँ तो नहीं होगा। तो ठीक है, उनका इखलाकी जवाब है, और यकीनन इस जज्बे की वजह से अल्लाह उनके लिए खैर ही रखेंगे, यकीनन कंफर्म उसके लिए खैर होगी इस जज्बे की वजह से। ये तो पूरी क्लास ही निकाल देंगे यार आप लोग। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, और जी है, बता रहा हूं, है। अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी चल रही है बात। एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है
कॉस्ट में भी है क्योंकि ये सेशन 2 ही तो वाला है, तो इसमें नेचुरली टाइम कम होता है, इसलिए ज़रूरत है। फिर इसके अलावा जो लोग FAR2 भी अगर मुझसे पढ़ रहे हैं कोई, तो FAR2 में भी ज़रूरत इसलिए पड़ जाएगी क्योंकि रेवेन्यू के आने के बाद लास्ट सेशन में ना एक रेवेन्यू चैप्टर है वो ऐड हुआ था, जो कम से कम को 12-13 क्लासेस ले जाता है। उसके ऐड होने के बाद FAR2 भी और बहुत बढ़ गया, तो लास्ट टाइम भी मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस काफ़ी रखी हुई थी, तो FAR2 में भी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होंगी। अब उसमें मेरे पास जो वाहिद हल है वो ये है कि इस महीने में, अभी मई है ना, हाँ, इस महीने में काम करते हैं, क्योंकि मैंने FAR1 की भी एक्स्ट्रा रखी है, तो हो सकता है आप में से मुझसे FAR1 भी कोई पढ़ रहा हो, तो उसके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। तो मैं फिर अब ये कर रहा हूँ कि इस महीने में तजुर्बा करके देखता हूँ। अल्टरनेटिवली एक वीक में FAR2 रखूँगा, एक वीक में कॉस्ट एक्स्ट्रा रखूँगा, और मेरे पास वाहिद हल यही है कि मैं सैटरडे को रखूँगा, संडे नहीं ऑन करेंगे, देखेंगे जुलाई में अगर करना पड़ा तो सैटरडे को रखूँगा, और रखूँगा मैं 3:30, क्योंकि मैं वहाँ से गुलबर्ग से क्लासेस से फारिग होकर आऊँगा, तो फिर यहाँ पर मैं 3:30 क्लास रखूँगा। चूँकि उस दिन बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह से क्लासेस में बैठे होंगे, उनकी बस हो चुकी होगी, मरने वाले हो चुके होंगे, या हो सकता है कोई और क्लैश हो कहीं पर, तो मैं उनके लिए फिर ये हल करूँगा कि वो जो सैटरडे वाली क्लास हुआ करेगी वो मैं यूट्यूब पर डला दिया करूँगा, ताकि आप आराम से चाहे सैटरडे को चाहे संडे को वो क्लास देख के फिर मंडे की क्लास में आए। वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, एक्स्ट्रा नहीं होगी, वो आपकी रूटीन की क्लास होगी, जो सैटरडे को सुबह पढ़ाया होगा उसी से अगला सैटरडे की शाम वाली क्लास में होगा, और उसी से अगला जो है मंडे को पढ़ रहे होंगे। तो इस सैटरडे से इंशाल्लाह करते हैं शुरू। इस महीने में मैं ये अल्टरनेट की तजुर्बा करके देखता हूँ, और अब चूंकि रमज़ान नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट आ जाती है, रमज़ान में प्रोडक्टिविटी और होती है, इसके अलावा रिजल्ट से पहले भी आप लोगों के जज्बात और होते हैं। तो मैं मई की परफॉर्मेंस देख लूँ पहले कि मई में मैं क्या परफॉर्म कर पाया, आप क्या परफॉर्म कर पाए, फिर देखेंगे कि जून में क्या करना है। अभी मई में हम 2 वीक्स की क्लासेस कर लेंगे। इस सैटरडे को कॉस्ट कर लूँगा, मैं आपको फिर भी टाइम कंफर्म कर दूंगा, लेकिन उम्मीद है कि ये हो जाएगा सैटरडे 3:30, और ऑनलाइन वालों के लिए आपको हफ्ते में फिर इसका मतलब है कि 7 क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि गार्डन टाउन में ही होगी, लेकिन हो सकता है कि गुलबर्ग वाले बच्चे ज़्यादा विलिंग हों उस क्लास में बैठने के लिए। तो फिर देखें, मेरी बात सुने ना, वो तो मैं करा ही रहा हूँ ना भाई, वो यूट्यूब पे तो अवेलेबल करा ही दूंगा। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फिजिकल आना चाहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसी वक्त गुलबर्ग में ही कॉस्ट की क्लास एंड की होगी। अब उन सब को बुला के यहाँ गार्डन टाउन लाना कि कैमरामैन यहाँ है, और वो सारे लोग उठ के गार्डन टाउन आएंगे, वो तो वहीं बैठे ही होंगे। वो तो उनमें से कई बच्चे जो कंटिन्यू करना चाहें कि एक्स्ट्रा क्लास में हम बैठेंगे, तो उनको तो सबको गार्डन टाउन बुलाना ठीक नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा क्लास में गुलबर्ग में करूँ, हो सकता है, कंफर्म कर दूंगा, हो सकता है गुलबर्ग में करूँ, चांस है। लेकिन इस सैटरडे को इंशाल्लाह मैं कॉस्ट की अगला क्लास करूंगा 3:30 से कोई 4:45 तक, और वो सैटरडे वाली क्लास मैं यूट्यूब पे भी डलवा दिया करूंगा। पंद्रह मिनट लगते हैं जाने में, नहीं पैदल नहीं, 15 मिनट। ठीक है जी, सैटरडे को इंशाल्लाह फिर एक्स्ट्रा क्लास कॉस्ट की। अच्छा, अब चूंकि रिजल्ट का मसला नहीं है कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक कंफर्म नहीं होगा, तो जो लोग अब कॉस्ट में कंटिन्यू करेंगे अब कल परसों से ऑनवर्ड, वो वही होंगे जिन्होंने कॉस्ट कंटिन्यू करनी है। तो मैंने जो कॉस्ट में एक पोर्शन पढ़ाना है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है, वो कॉस्ट का सबसे मुश्किल पोर्शन है, और उसके लिए मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो वो मेरे तरतीब के मुताबिक तो एंड पे ही हो सकता है मार्केट में कुछ टीचर्स हो जो डिसीजन मेकिंग से शुरू करते हैं, बहरहाल मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे प्लान के मुताबिक वो एंड पे ही आप इस काबिल होंगे कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें, और उसमें से सवाल आता ही आता है, 2 सवाल भी आ जाते हैं, और वो मुश्किल में कवर हो, मतलब मुश्किल है वो कॉस्ट का पोर्शन, चूंकि वो हो रहा होगा जुलाई में, और अगर आपने उससे पहले, और वो आखिरी पोर्शन होगा, यानी कॉस्ट का वो आखिरी पोर्शन होगा डिसीजन मेकिंग, और उनमें भी जो सबसे मुश्किल चैप्टर होता है सीवीपी, वो भी एंड पे होगा। आधो के 1-2 छोटे छोटे टॉपिक को फड़काने वाले होते हैं, वो मैंने आखिरी क्लास के लिए रखे होंगे, तो उससे पहले कहले सीवीपी हो रहा होगा। ये मुश्किल तरीन चैप्टर है सीवीपी, और होना भी सबसे आखिर में। तो जिन लोगों ने अभी साथ साथ नहीं पढ़ा होगा, अगर जुलाई के महीने में हम यहाँ पढ़ रहे हुए डिसीजन मेकिंग और वो घर जाके पढ़ रहे हुए इन्वेंट्री,
तो फिर उनको डिसीजन मेकिंग ना समझ आएगी, ना उनसे बाद में कवर होगी। तो आप अभी से ही इंसान के बच्चे बन जाएं। रिजल्ट से पहले जो होना था हो गया। मैं इसलिए ना रिजल्ट से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, रिजल्ट से पहले लोग नहीं पढ़ते हैं, रिजल्ट के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। छोड़ता भी नहीं हूँ क्योंकि सिलेबस भी तो कवर करना है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पढ़ाया होता रिजल्ट से पहले, स्पीड भी स्लो रखी होती है। तो जो पहले हो गया सो हो गया। अब से ऑनवर्ड इंसान के बच्चे बन जाएं। और लेबर तो खैर अभी कल इंशाल्लाह खत्म कर दूं, शायद आपने इस काबिल नहीं छोड़ा लेबर कराने के लिए, कल या परसों चलो खत्म कर दूं। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू कराऊंगा। इसके साथ आप बिल्कुल सीरियस होकर आप जुड़ जाएं कॉस्ट में। पहले जो हो गया सो हो गया, और जो पहले पढ़ लिया उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आगे नहीं आने लगा। यानी अगर आप बहुत आस्ता आस्ता साथ साथ भी कवर करना चाहें तो ठीक है, आगे से आप सही होकर मिल जाएं। प्रोसेस कॉस्टिंग से अगर आप इंसान बन गए तो फिर कॉस्ट में कदम वापस जम जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आपसे कॉस्ट पास नहीं होती। कॉस्ट का अभी रिजल्ट कितना है? 40 कुछ % ना। तो अभी मुझे तो कंपाइल होकर नहीं मिला, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉस्ट अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग ऑनवर्ड साथ जुड़ गए मेरे, तो फिर इंशाल्लाह ये पेपर पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप चल आगे रहे हुए, देख पीछे रहे हुए कि ओवरहेड्स करना है, इन्वेंट्री करना है, फिर आपसे नहीं समझेगा कॉस्ट। तो अब से ऑनवर्ड इंसान के बच्चे बन जाए सारे। क्या जी? नहीं, ताल्लुक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी है ना तो आप चल जाएंगे। एंड मैंने कहा किया था, शुरू करेंगे तो होगा ना यार। जुलाई एंड की नहीं, 5 अगस्त तक की डेट आपको बताई हुई है ऑफिशियली, कोशिश करेंगे उसी की। क्या जी? अच्छा, ये जो रिवीजन क्लासेस का आपको कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं नहीं कराता हूँ रिवीजन क्लासेस। और जो मुझे पता है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा ये है कि कुछ टीचर्स रिवीजन क्लासेस ये कह के करवाते हैं कि जो चीज़ें छोड़ी होती हैं वो कवर। मैं नहीं ऐसे करता, मैं सारी चीज़ें साथ साथ ही कराता हूँ। तो मैं कोर्स खत्म करा दूंगा तो खत्म है, मैं रिवीजन क्लासेस नहीं पढ़ाऊंगा। कोर्स खत्म, अपनी तरफ से टारगेट 5 अगस्त का ही रखा हुआ है, तो कोशिश यही है कि 5 अगस्त को खत्म हो जाए, फिर फारिग है मेरी तरफ से आप लोग, फिर आपने पढ़ना जो पढ़ना है। अगले टाइम में कोई शौक से आना चाहे तो आ जाए, इस सेशन के लिए बस हो जाएंगे यार, टाइम नहीं है। क्या कर रहा था मैं, क्या किया लास्ट टाइम? दिखाएं मुझे लेक्चर दिखाएं। हाँ जी, एक सवाल होमवर्क दिया था, मुझे याद आ गया। और वो चूंकि आपने जाते ही सारी किताबें बंद कर दी होंगी तो आपको क्या लगे होमवर्क से, तो अगर आप वो होमवर्क कल कराएं तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ये मेरे क्लास के इख्तितामी कलमात नहीं है, क्लास चल रही है अभी। वैसे कहा है कि होमवर्क कल आए तो डिस्कस कर लूँगा। मैंने खुद बना के कराया था सवाल, और उसमें मैंने ओवर टाइम और बोनस दोनों मिक्स कर दिए थे ना, है ना। और फिर वो नोट्स में से भी एक सवाल करा दिया था, ठीक है। इंडिविजुअल बोनस प्लान पढ़ा रहा हूं मैं। उन नोट्स में आइए हैं। हाँ, तो मैंने ग्रुप में भी भेजे हुए हैं, जिन्होंने कॉपियर से ले लिए उनके पास तो है ना, तो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जिन्होंने नहीं करना उनके लिए तो ये बात नहीं है, वो ऐश करें। जिन्होंने करना है सीरियसली, अगर करेंगे तो ये 7-8 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है। क्वेश्चन 5 पार्ट ए, ये आप लोग अभी कर रहे हैं सॉल्व, ताकि वो जो पिछले वीक में ब्रेक लगी थी वो रिवाइव हो जाए, फिर मैं उससे आगे चलूँ।
आप लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, 7 मिनट बहुत है। नोट्स में क्वेश्चन 5 पार्ट ए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ वीक्स वर्क फॉर 3 एम्प्लॉइज। मैंने क्वेश्चन ग्रुप में भी शेयर किए थे और कॉपियर से भी आप ले सकते थे। जो नहीं करने में इंटरेस्टेड कोई मसला नहीं, खेलें, गेम शेम खेलें, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, आप जो करना चाह रहे हैं वो कर लें बस। पार्ट ए, ये वही चीज है जो क्लास में भी की थी, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि आप उसको भी खुद कर रहे हैं।
हाँ जी, जो कर रहे थे कर लिया होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम क्लास में भी किया था। LMN 3 एम्प्लॉइज वाला सवाल था, बिल्कुल वैसे ही है। डायरेक्ट वर्क है, इनडायरेक्ट वर्क है। बोनस कैलकुलेशन में ये डायरेक्ट वाला इस्तेमाल होगा, लेकिन बेसिक वेजेस और ओवर टाइम निकालते हुए इनडायरेक्ट भी साथ शामिल होगा। और ओवर टाइम में से पहले 6 घंटों का रेट और है और अगले के लिए डबल है, डबल। यानी अगर एक बंदे का अभी रेट 80 रुपये है तो पहले 6 घंटों में उसको कितने मिल रहे होंगे? अगर उसका बेसिक रेट 80 है तो पहले 6 घंटे ऑफ ओवर टाइम में उसको यानी 80 + 40 मिल रहे होंगे। और उससे ऊपर ये मतलब है इस अंग्रेजी का, फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स ओवर टाइम इज पेड एट 50% अबव द नॉर्मल रेट। यानी उसको पहले 6 घंटों में ये मिल रहा होगा 50% अबव। तो जिन्होंने वो प्रीमियम वाले तरीके से करना है तो वो इन 40 घंटों का प्रीमियम ले रहे होंगे। जिन्होंने वैसे करना है कि 80 घंटों का और रेट, 40 घंटे नहीं, 80 घंटे नहीं, सॉरी 42 घंटों का और रेट और ओवर टाइम का और रेट, तो वो 120 यूज कर रहे होंगे। दोनों तरीके बताए थे, दोनों में से जैसे मर्जी चलें। अगले 6 घंटों के ऊपर एनी फर्दर ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल रेट। ये ओवर टाइम की अंग्रेजी का मतलब है। इसमें मेरी बताने वाली बात एक ये नॉर्मल, अगर ये ओवर टाइम की अंग्रेजी है और अभी बोनस बताता हूँ जी। सर प्रीमियम और बोनस दोनों की वर्किंग के लिए हमने डायरेक्ट लेबर यूज करना है? नहीं, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम ये टोटल टाइम की कीमत है।
उसके लिए टोटल वर्क लेना है, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे बेसिक वेजेस और ओवर टाइम, ये उनके टाइम की कीमत है। चाहे वो अच्छा काम करें चाहे सस्ता सा काम करें, ये उनके टाइम की कीमत है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। लेकिन बोनस कैलकुलेशन उसकी प्रोडक्टिविटी की कैलकुलेशन है, उसमें बस डायरेक्ट आवर्स यूज होंगे। बेसिक वेजेस और ओवर टाइम ये दोनों टाइम की कीमत है, चाहे वो उस टाइम में डायरेक्ट वर्क कर रहा था चाहे इनडायरेक्ट वर्क कर रहा था तो यही मुलाजिम ना। तो इसलिए बेसिक वेजेस और ओवर टाइम की कैलकुलेशन टोटल आवर्स को सामने रख के होगी, जबकि बोनस कैलकुलेशन का ताल्लुक है कि जितनी देर उसने प्रोडक्शन की वो कैसी की। तो बोनस कैलकुलेशन में सिर्फ डायरेक्ट वर्कर वाला टाइम इस्तेमाल होगा। एक तो इसमें ये ओवर टाइम वाली बात थी, ये मैंने कहा बता दूं, और उसके बाद कहा हुआ है बोनस इज पेड एट 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट। 3/5 यानी ये बोनस का रेट है, ये मतलब है इस अंग्रेजी का। जिन्होंने भी किया है ये जो बातें बताई हैं, इसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछें। ग्रुप बोनस प्लान, ये जो ग्रुप बोनस प्लान है नाम से लग रहा है, इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूं, जैसे कोई टीम मैच जीते और उस टीम को इनाम मिले, तो वो एक खिलाड़ी को मिलेगा नहीं, वो सब में बटेगा। बेशक उनमें से कोई एक बेंचेस पे बैठ बैठ के आ गया हो, यानी वो ग्राउंड में उतरा ही ना हो। जैसे 12 खिलाड़ी अगर 14 खिलाड़ी गए हैं तो उनमें से जो फालतू बैठा हुआ बेंच पे वो पूरी सीरीज वैसी गुजारा है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीत के आएंगे तो वो भी चैंपियन ही माना जाएगा। उस टीम को जो इनाम मिलेगा वो ग्रुप बोनस जैसी चीज है, और मैन ऑफ द मैच ये उस एक इंडिविजुअल के लिए। तो इसी तरह की मिसाल समझ लीजिए इंडिविजुअल बोनस प्लान और ग्रुप बोनस प्लान, कि जहां पर प्लान बनाया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है कि जो भी एक वो काम कर लेगा उसको ये बोनस मिल जाएगा, तो वो इंडिविजुअल बोनस प्लान है। लेकिन जहां पर कोई काम पूरी पूरी टीम्स किया करती होंगी, उनमें से एक को मोटिवेट करने की बजाय पूरी टीम को मोटिवेट किया जाता होगा, उनके लिए जो प्लान रखा जाता है वो ग्रुप बोनस है। सवाल करने के एतबार से सेम है। ये मिटा दो। सेम कैलकुलेशंस हैं जो पहले पढ़ी है। सेम काम होगा, सवाल करने में सेम है। बस इसमें सिर्फ एक बात का एक एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा, जो आप ये अंग्रेजी लिखने के बाद खुद अपने अल्फाज में ही लिख लें। यहां तक पहुंचे फिर बताता हूं। यहां तक लिखा। अच्छा, आप अपने अल्फाज में एक बात ये लिख लीजिए कि सवाल तो सेम वैसे ही होगा, सवाल सॉल्व तो हम वैसे ही करेंगे, बस सिर्फ इसमें आपने एक एहतियात ये करनी होगी कि चूंकि अब टीम का सवाल होगा, टीम पूरी, तो वो जो हम आर्स ले रहे होंगे ऊपर अब एक बंदे के होंगे नहीं, फिर पूरी टीम के होंगे। तो इन सवालों के अंदर सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब जो हम आर्स ले रहे होंगे वो पूरी टीम के टोटल आर्स लेके चलेंगे। अगर अब ये बात समझ नहीं आ रही कैसे लिखनी है तो कोई बात नहीं, सवाल लिख लें, उसके बाद लिख लेना बेशक। अगर समझ आ रही है तो कुछ लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं, पहले सवाल देख लें। मैंने कहा कि सवाल होगा वैसे ही, बस फर्क ये पड़ेगा कि अब हम पूरी टीम के टोटल आवर्स को लेकर सवाल सॉल्व करेंगे।
सवाल लिखिए। एक बिल्कुल छोटा सा सवाल अभी करते हैं, फिर मैं इसका पास पेपर का सवाल कल कराऊंगा इंशाल्लाह। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, हाँ ठीक है, 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। वर्किंग वीक या वर्किंग डेज, सॉरी, वर्किंग डेज 5 डेज इन अ वीक। एक वीक में 5 दिन काम होता है और हर दिन का जो नॉर्मल टाइम है वो 8 घंटे है। बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट ₹250 पर आवर, 250 रुपए पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट 1.5 आवर्स, यानी स्टैंडर्ड ये सेट किया हुआ है कि 1 मिनट 1.5 घंटे में बन जाना चाहिए, 1.5 आवर्स। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन of a team of 30 workers, total production of a team of 30 workers, 30 workers for the week, for the week, यूनिट्स, 1200 यूनिट्स। ये पूरी टीम ने मिलकर पूरे हफ्ते में 1200 यूनिट्स बनाए हैं। कंपनी यूजेस 80% ग्रुप बोनस प्लान, 80% ग्रुप बोनस प्लान, यानी ग्रुप ने जितना टोटल टाइम बचाया होगा इनटू 80% ऑफ बेसिक वेज। आपसे अभी रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द टीम, टोटल वेजेस फॉर द टीम फॉर द वीक। इस वीक में इस पूरी टीम की टोटल वेजेस बता दें। करें जी, अभी करें, 2 मिनट का काम है, करें। ₹250 पर आवर है, ये हर बंदे का होगा या 30 लोगों को मिला के 250 रुपए देंगे? हर बंदे का ना, 250 रुपए पर आवर रेट है, तो ये हर बंदे के लिए 250 रुपए पर आवर। बस ये क्या हुआ जी? एक बंदे के वीक में आवर्स 8 घंटे रोज के 5 दिन इनटू 250 रुपए, ये पूरी टीम के आवर्स बना दिए। कितने? ये नई चीज आ गई ना, पूरी टीम को ले आए बीच में। और बोनस के लिए
बोनस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था, 1200 यूनिट्स बनाए हैं, 1.5 घंटा लगना चाहिए था, मल्टीप्लाई डिवाइड, $1200 यूनिट्स और 1.5 क्या है, आवर्स पर यूनिट, तो इसलिए हाँ मल्टीप्लाई होगा। जबकि उन्होंने एक्चुअली कितना टाइम लगाया, पूरी टीम कितना, 1200, तो इस टीम ने 600 घंटे बचा दिए, 600 और बोनस का रेट है इसको फिर नंबर ऑफ लोगों से मल्टीप्लाई करो, नहीं वो हमने टोटली आवर्स कैलकुलेट किए, हमने ऑलरेडी टोटल आवर्स ही निकाले हैं। यहां पर भी क्यों किया था, क्योंकि ये एक बंदे के टाइम था, एक बंदे ने दिन में 8 घंटे काम करना है और हफ्ते में 5 दिन करना है, तो एक बंदे ने हफ्ते में 40 घंटे काम करना है, 30 लोग हैं, टोटल टीम के आवर्स इंटू 250 रुपए रेट है। ये हमने किया ही टोटल, मैंने आपको यही बताया था कि हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो टोटल टीम के लिए करनी है, तो इतनी प्रोडक्शन सबने मिलके की, इतने टोटल घंटों में होनी चाहिए थी, और सबने एक्चुअली इतने घंटे काम किया, तो ये टाइम सेव्ड। अब देखिए कैलकुलेशन वही है जो कल कर रहे थे, बस हो पूरी टीम के लिए रहा है, ये बन जाएगा 120,000। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। उसको कवर करके बंद करना।